औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीडियो के अंदर जानवरों में पाए जाने वाले ख़ास तौर पे जो फार्म एनिमल होते हैं, जो फार्म पे पाए जाने वाले जानवर हैं जिनमें गायें वगैरह है, उनके बारे में, उनके अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो भी है, वो भी फार्म पे ऊपर पाई जाने वाली ख़तरनाक डिज़ीज़ में से एक बीमारी को हम आज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा मकसद होता है कि जितने भी फार्मर हैं उनको मेरी वजह से कोई ना कोई उनका फ़ायदा हो जाए, कुछ डिज़ीज़ के बारे में वो जान सकें। लेकिन अगर इलाज करवाना हो तो इलाज के लिए आपको कभी भी वीडियो देख के इलाज नहीं करना चाहिए या किसी से सुन के इलाज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज के लिए आपको चाहिए कि आप हमेशा किसी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि वो डिज़ीज़ को अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकता है और उसके बाद उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकता है, जो कि एक हम कह सकते हैं लेम है या जो जिसको इस डॉक्टरी के बारे में पता नहीं है या जिसने 5 साल का कोर्स नहीं किया DVM का, वो इसका इलाज नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि जो फार्मर है वो डिज़ीज़ कम से कम तशख़ीस कर सकें और फिर जो डॉक्टर है उसको सही तरीके से गाइड कर सके, उसको मतलब बता सके कि ये जानवर के अलामात हैं, आप आके इसका कोई मौसर इलाज कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज भी हम इसी तरीके की कोई एक अहम डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंपाइलोबैक्टीरियोसिस। कंपाइलोबैक्टीरियोसिस जो है, इसके दूसरे नाम विब्रियोसिस भी इसको कहते हैं और इसके अलावा इसको एपिज़ोटिक एबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो डिज़ीज़ को तफसील से डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वो मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे फार्मर का भी कुछ भला हो सके। तो अब हम आगे डिज़ीज़ को लेकर मज़ीद डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। तो मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ये डिज़ीज़ है, ये बीमारी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो विब्रियोसिस भी कहते हैं और इसके साथ साथ मैंने कहा एपिज़ोटिक एबॉर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस डिज़ीज़ के अंदर जो जानवर है उसका हमल जो है वो गिर जाता है, यानी कि बच्चे की जो हम कह सकते हैं गेस्टेशन पीरियड वो ख़त्म हो जाता है और बच्चा जो गिरा देता है जानवर, जो कि फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। अब इसमें बैक्टीरिया कौन सा है? इस बैक्टीरिया का नाम है कंपाइलोबैक्टर फीटस या इसको हम विब्रियो फीटस भी कहते हैं। अब अगर हम इस बैक्टीरिया की साख्त की तरफ जाएं, इसकी शेप की तरफ जाएं, तो ये कोमा शेप या इसको हम एस शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं इसकी शक्ल और सूरत के लिहाज से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए स्टेन करें तो उसके ज़रिए भी हमें पता चलता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो मेल आप कह लें जो बुल होते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी लोकेशन क्या है उसकी बॉडी के अंदर, तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उसका जो ग्लास पीनस होता है जो मेल बुल का, ठीक है, जो ग्लास पीनस है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर आप कह सकते हैं पाया जाता है, या प्रीप्यूशियल कैविटी होती है कि जो उसका पीनस होता है उसके गिर्द स्किन के कुछ रिंकल से आप कह लें कुछ तहें होती हैं स्किन की, उसके अंदर भी चांस है कि ये बैक्टीरिया पाया जाए। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें, जो मादा जानवर होगी उसकी बॉडी के अंदर या तो उसकी जो वजाइना होती है वजाइना के अंदर पाया जाएगा, सर्वेक्स के अंदर पाया जाएगा, या फिर यूट्रस जिसको हम बैज़ादानी या बच्चादानी भी कह सकते हैं। अभी ये जो तीनों पार्ट हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पार्ट है, यानी कि जो फीमेल का जो मादा का निज़ाम तौलीद का निज़ाम होता है उसके पार्ट्स के नाम है, उसके हिस्सों के नाम है और उसमें से एक हिस्सा जिसका नाम है यूट्रस, जिसको हम बैज़ादानी या बच्चादानी भी कहते हैं, उसके अंदर ये डिज़ीज़ के फैलाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि ये गाय के अंदर कैसे फैलती है। अगर तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बुल के अंदर इसकी लोकेशन कौन सी है, कहाँ ये बैक्टीरिया पाया जाता है। अब बुल से ये गाय के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होती, कैटल के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होती, तो उसके ज़रिए होने की वजह है क्वाइटस, यानी कि मेल और फीमेल जब क्वाइटस मेटिंग कर रहे होते हैं तो अगर ये मेल के अंदर बीमारी थी तो उससे ये ट्रांसफ़र हो सकती है फीमेल काऊ के अंदर। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि क्वाइटस के ज़रिए यह बीमारी फैलती। क्वाइटस कहते हैं मेटिंग को, मेल और फीमेल के क्रॉस को हम कहते हैं। अच्छा, अब ये बीमारी आगे और मज़ीद किस तरीके से फैलती है, तो ये फैल सकती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, यानी कि हम आम ज़ुबान में कहें तो जानवर के अंदर हम जो बी रखवाते हैं उसके ज़रिए भी ये फैल सकती है। यानी कि अगर हम किसी ऐसे बुल का सीमन ले लें, ऐसे बुल का स्ट्रा यूज़ कर लें जिसके अंदर ये बीमारी पाई जाती, तो ज़ाहिर बात है उसके सीमन के अंदर भी ये जरासीम मौजूद होंगे। और अगर हम उसी सीमन से किसी हेल्दी काऊ की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दी जाए तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाएंगे और उसमें भी बीमारी ये हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आर्टिफिशियल वेजाइना के ज़रिए। अब ये जितने भी सीमन कलेक्शन सेंटर होते हैं उनके पास एक आर्टिफिशियल वेजाइना होती है। ये आर्टिफिशियल वेजाइना वो सीमन सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे बुल से सीमन ले रहे हों जिसके अंदर ये बीमारी पाई जाती थी, तो सीमन के अंदर बीमारी तो जाएगी जाएगी, लेकिन सीमन चूँकि उस वेजाइना के साथ लग जाता है थोड़ा बहुत, तो अगर वही वेजाइना आर्टिफिशियल वेजाइना हम किसी और बुल से सीमन लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक बुल से आर्टिफिशियल वेजाइना के ज़रिए सीमन कलेक्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसको पहले स्टरीलाइज़ करें, अच्छे से साफ़ सुथराई करने के बाद हम दूसरे बुल के ऊपर इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर ये जरासीम ना फैल सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके ज़रिए ये बीमारी जो है कि आगे एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकती है। मेल टू फीमेल भी फैलती है और बाज़ दफ़ा ये आर्टिफिशियल चीज़ों के ज़रिए मेल टू मेल भी फैल सकती है। अब आते हैं इसकी पैथोजेंसिस की तरफ, और मैं पिछले बहुत सारी डिजीज़ में ये बता चुका हूँ कि पैथोजेंसिस इस बीमारी का किसी भी डिज़ीज़ का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है जरासीम किस तरीके से जानवर की बॉडी में दाखिल होता है, और जब जानवर की बॉडी में दाखिल होता है तो किन किन रास्तों से या किन किन मंजिल के तय करता है और कहाँ कहाँ ये बीमारी फैलाता है, और बॉडी के कौन कौन से अज़ा को ये डिस्टर्ब करता है, नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इसको तफसील से पढ़ते हैं। तो जैसा कि ओवम है, यानी कि जो गाय है उसके अंदर जो ओवम जो एग पैदा होता है उसकी अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए फर्टिलाइजेशन करवा दी जाए, इसके ज़रिए बाई इन्फेक्टेड सीमन, यानी कि ऐसे सीमन से उसकी फर्टिलाइजेशन करवा दी जाए जिसके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते थे। अच्छा, अब क्या होगा कि जब हम सीमन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए इंसर्ट करेंगे कि फीमेल की वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो उसकी जो सर्फेक्स है वहाँ कुछ कह लें कि जरासीम है वहाँ रह जाएंगे और वहाँ अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे आगे मूव करते हुए यूट्राइन हॉर्न के पास और ओविडक्ट के पास। जब ओविडक्ट के पास जाएंगे उसको ऑलमोस्ट लग जाएंगे 7 से 14 दिन, यानी कि 1 वीक से 2 वीक तक उसको ये लग सकती हैं। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो गाय हैं वो गबन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो 4 मंथ तक, ठीक है, 4 मंथ के बाद उसमें अबॉर्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये बैक्टीरिया यानी कि जो बीमारी है विब्रियोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस या एपिज़ोटिक अबॉर्शन अगर ये पाई जाती है तो हो सकता है कि उसके 4 मंथ के बाद उसमें ये अबॉर्शन हो जाए, जो हमल है वो गिर जाएगा, यानी कि बच्चा ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आफ्टर 5 मंथ अबॉर्शन प्लेसेंटा रिटेन, और अगर 5 मंथ के बाद अबॉर्शन होता है तो जो पंजाबी में हम जिसको जेर कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, वो यूट्रस से बाहर खारिज नहीं होता है, वो यूट्रस के अंदर ही रहता है। इसी कंडीशन को हम RFM रिटेन फीटल मेम्ब्रेन
भी कह सकते हैं, यानी कि जेर जो है वो उसकी बॉडी से बाहर नहीं आती है। क्योंकि नॉर्मल अगर 9th मंथ के बाद हम कह लें कि जो पार्चुरेशन होती है, जो बच्चे की बर्थ होती है, तो उस वक्त 6 घंटों के अंदर या 24 घंटों के अंदर अंदर जो हम सब कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, जो जेर होती है, वो जानवर खुद ही निकाल देता है। लेकिन इस कंडीशन में जब अबॉर्शन होता है, ब्रूसिलोसिस के केस में भी ऐसे होता है कि जब अबॉर्शन होगा तो जो फीटल मेम्ब्रेन होगी, जो जेर होगी, जो प्लेसेंटा होगा, वो यूट्रस से खारिज नहीं होता है। इसको कहते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। और जो जानवर हैं वो किस फेज़ के अंदर ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इस बीमारी को, तो उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज़। इसमें जानवर जो है वो ज़्यादा साजगार होते हैं कि उसके अंदर ये बीमारी फैल सकती है। किसके ज़रिए? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये यूट्रस और सर्वेक्स के अंदर जो ऑर्गेनिज़म है वो अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। फिर आस्ता आस्ता आगे जाके जो बच्चा होता है उसकी अबॉर्शन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? क्योंकि वहाँ जाके ये ऑक्सीजन लेवल को लो कर देते हैं। यूट्रस में जाएंगे, वहाँ जाके ऑक्सीजन लेवल को लो करेंगे और जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होगी उसको ये मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग, यानी कि अगर किसी जानवर के अंदर ये बीमारी पाई जाती है तो उसमें कौन कौन सी अलामात आ सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन से मुराद मैंने पहले बता दिया है इस्तिगात हमल, यानी कि जो हमल है उसका गिर जाना, बच्चे का ज़ाया हो जाना। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है 4 मंथ से लेकर 7 मंथ तक ये हो सकता है। क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट लगाएं तो 9 माह 9 दिन जो होता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है। तो चौथे माह भी हम कह सकते हैं इमेच्योर जो है, अभी मैच्योर नहीं हुआ होता जो प्लेसेंटा, जो जेर है। इस वजह से चौथे से 7वें मंथ के अंदर 4 to 7 मंथ के अंदर अंदर जो है वो अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ईईडी। ईईडी से मुराद ये है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन एग की होती है, यानी कि गाय जो है प्रेग्नेंट होती है, गब्बन हो जाती है, तो उसके कुछ अरसा बाद ही जो बच्चा है वो गिर जाता है। इसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, यानी कि कुछ दिनों के बाद ही बाज़ दफ़ा जो बच्चा है वो गिर जाता है, जो इस्तिगात हमल हो जाता है, बच्चा ज़ाया हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। उसके अलावा पायोमेट्रा, यानी कि यूट्रस जो होती है उसके अंदर पस पैदा होना शुरू हो जाती है। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज ड्यूरिंग हीट, और अगर किसी जानवर के अंदर अबॉर्शन हो जाता है तो उसके बाद भी जब वो जानवर हीट पे आता है तो उसकी जो यूट्रस है वजाइना से म्यूकोपुरुलेंट, यानी कि म्यूकस पानी सा और गाढ़ा सा पानी जिसके अंदर पस हो सकती है वो उसकी वजाइना से निकलता रहता है। ये भी एक अलामत है कि उसको विब्रियोसिस कंपाइलोबैक्टीरियोसिस हो चुकी है। ठीक है। और अगर कोई जानवर इस बीमारी से रिकवर हो भी जाता है, यानी कि हम उसका इलाज भी करवा देते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा भी हो जाती है, तो वो भी ज़्यादा अरसे के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं होगी, लाइफ लास्टिंग नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 साल या मैक्सिमम आप कह लें कि 4 साल तक होती है। और अगर हम शीप की बात करें तो शीप के अंदर भी अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन उस अबॉर्शन की जो आप कह लें कि जो अरसा होगा वो 6 वीक होगा, यानी कि जो शीप होगी उसमें प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते के बाद जो है वो अबॉर्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन इन यूट्रस एंड ओविडक्ट लास्ट 2 मंथ, और अगर हम कह सकते हैं कि हम बीमारी का इलाज करवाते भी हैं तो फिर भी 2 महीने तक इसके जो जरासीम हैं वो बैज़ादानी के अंदर, और इसके साथ साथ ट्यूब, छोटी सी ट्यूब्स होती है उसके अंदर इसके जरासीम हमेशा ही कह लें कि 2 मंथ तक रहते हैं। और अगर हम सर्वेक्स और वजाइना की बात करें तो उसके अंदर ये 3 मंथ तक इसके जरासीम रहते हैं। एंडोमेट्राइटिस, यानी कि जो है जो यूट्रस है उसके अंदर वाली लेयर की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, वो सूज जाती है, ये भी एक अलामत है। नेक्रोसिस ऑफ कोटिलिडन, यानी कि जो प्लेसेंटा है, जो जेर है, उसके ऊपर छोटे छोटे से आप कह लें डॉट से होते हैं जिसके ज़रिए वो यूट्रस से अटैच होता है, तो उसकी भी तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं जो प्लेसेंटा है वो अभी इमैच्योर होता है, मैच्योर नहीं होता है।
more crypts in the epithelium of old bull penis more susceptible। अब जितना ज़्यादा जो बुल होगा, जो मेल सांड आप कह ले होगा, उसका जो पीनस होगा, अज़ाए तनासुल को हम पीनस कहते हैं, तो जितना ज़्यादा वो बूढ़ा होता जाएगा उसकी जो पीनस है अज़ाए तनासुल के ऊपर ज़्यादा स्किन के जिल्द के बल आते जाएंगे, जुरियाँ सी आती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा जुरियाँ होंगी उतने ही ज़्यादा चांस होंगे कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया पाए जाए, और जब वो मेटिंग करेगा फीमेल के साथ, फीमेल काऊ के साथ, तो उसमें ये बीमारी ट्रांसफ़र होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक एडीमा इन काफ, और जो स्टमक है उसका एडीमा होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर काफ है 4 से 5 माह 7 माह तक उसकी अबॉर्शन होती है, तो काफ का जो गैस्ट्रिक एडीमा यानी जो पेट है उसके अंदर पानी भरना होना शुरू हो जाता है, ये भी एक अलामत है। फोकल नेक्रोटिक हेपेटाइटिस इन काफ, और इसके अलावा हेपेटाइटिस टाइप हो सकती है, लीवर जो है वो हम कह सकते हैं उसकी तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, फ्रेजाइल्स हो जाता है, ये भी एक अलामत है किसकी, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस की। डायग्नोसिस की तरफ आते हैं कि इस बीमारी को हम लैब के अंदर डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, उसके मालिक से हिस्ट्री ले सकते हैं कि इसकी हमें हिस्ट्री बताई जाए, इसने अबॉर्शन कब किया था, कितने मंथ पे किया था, क्या क्या इसके अंदर अलामत आती हैं जब ये अबॉर्शन करती है, या कौन कौन सी अलामत इसके अंदर नज़र आ रही हैं। वजाइना के बारे में हम कह सकते हैं अंदर से सूज गई है, पस आ रही नहीं आ रही, जब बोलती है, जब हीट पे आती है तो उस वक्त इसकी वजाइना से पस आती है कि नहीं आती है। इस तरह से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, अबॉर्शन से डायग्नोस कर सकते हैं, या कुछ लैब टेस्ट होते हैं, कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इस तरह कुछ टेस्ट है उसके ज़रिए भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बेहतर ट्रीटमेंट माना जाता है, जो एंटीबायोटिक मानी जाती है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन, हम इन तीनों का इन्फ्यूजन लेते हैं। ठीक है, इन्फ्यूजन फिर इसके जो हम कह सकते हैं जितने भी बुल होंगे जिनमें ये बीमारी होगी उसके जो हम कह लें प्रीप्यूस है वहाँ इनका हम कह सकते हैं इस्तेमाल करके इसको जरासीम से पाकर हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं काऊ वगैरह के अंदर, हीफर के अंदर। और इसके अलावा जो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने लगाना है वो हमने लगाना है 10 mg पर kg के हिसाब से, या फिर हम इसको लोकली भी 50% के लिहाज से प्रीप्यूस की स्किन के अंदर लगा सकते हैं, यानी पीनस के इर्द गिर्द जो स्किन होती है वहाँ भी इसको हम लोकली लगा सकते हैं 50% डोज के हिसाब से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो क्योंकि ये भी बहुत अहम चीज़ होती है कि हम बीमारी का इलाज कर लेते हैं, लेकिन इसको अगर हम मज़ीद फार्म पे आने से रोकने के लिए इसको हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल हालात में तो हम जो भी हमें केयर करनी चाहिए, जानवर को अलग कर देना चाहिए, फिर उसका हम कह सकते हैं कि उसका दूध भी नहीं पीना चाहिए ताकि दूसरों में बीमारी ये ना फैल सके। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ कंट्रोल मेजर भी करना चाहिए। वो ये होती है कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड बुल का सीमन यूज़ भी करते हैं तो उसको हमें डिलूट पतला कर लेना चाहिए। पतला कैसे करना चाहिए, तो योग सिट्रेट होता है 1:25 के हिसाब से हमने इसको करना होता है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो योग सिट्रेट होगा, कितना है 1:25 हम कह लें रेशो होती है, 1:25 ये रेशो है। इसमें योग सिट्रेट में क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है पेंसिलिन आपने 500 यूनिट लेना है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये भी आपने 500 ग्राम लेनी है। और इस सॉल्यूशन को सारे को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने जो ये सॉल्यूशन बनाना है, अगर आपने किसी इन्फेक्टेड सीमन को भी यूज़ करना है तो उसको आप डिलूट कर लें। डिलूट करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने 1:25 करना है, यानी कि सीमन के एक पार्ट और बाकी पार्ट आपने 25 जो बाकी सॉल्यूशन बनाया होगा जिसमें योग सिट्रेट होगी। योग सिट्रेट के साथ साथ उसके अंदर 500 यूनिट होंगे पेंसिलिन के। इसके साथ उसके अंदर 500 ग्राम mg, ठीक है, मिलीग्राम होंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन के। आपने ये जो सारा सॉल्यूशन है ये 5 डिग्री के ऊपर आपने 6 घंटे के लिए रखना है। 6 घंटे के लिए रखने के बाद आपने फिर उस जो डिल्यूटेड सीमन है उससे फिर आपने AI करनी है, और इससे हम कह सकते हैं कि डिज़ीज़ फैलने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो डिज़ीज़ है थोड़ी सी लेंथी थी, लेकिन आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे जो आप चाहते हैं कि हमें इस डिज़ीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में भी कोई इसी तरीके से कोई अहम डिज़ीज़ जो फार्मर के लिए हेल्पफुल हो उसके साथ हम हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।